नमस्कार। गुलाम नबी आजाद ने कांग्रेस को छोड़कर के जैसे अपना अलग से दल बनाने का प्रयास किया था, तभी से ये कयास लगाए जा रहे थे कहीं ना कहीं क्या भारतीय जनता पार्टी के साथ कोई तालमेल तो नहीं। उसके बाद जम्मू कश्मीर में आकर के पहला ही ये ऐलान करना कि 370 की वापसी जो है संभव नहीं है और 35 से भी वापस नहीं आ सकता है। जो सियासी जमातें हैं अवाम को बरगलाएंगे, ये सब चलता रहा। कोई उनको बीजेपी की सी टीम कहता रहा, कोई कुछ कहता रहा, लेकिन आज जब उन्होंने आरएसएस चीफ मोहन भागवत की तारीफ की है तो कहीं ना कहीं काफी सारी जमातों के कान खड़े हो गए। उन्होंने कहा है कि आरएसएस चीफ ने कतई ये नहीं कहा कि सभी मस्जिदों को तोड़ा जाएगा। ज्ञानवापी और बाबरी मस्जिद का हवाला देते हुए उन्होंने कहा ये अलग बात है, लेकिन कभी उन्होंने ये नहीं कहा। उन्होंने कहा कि संघ की कुछ ऐसी बातें बड़ी अच्छी भी है, लेकिन कभी उन्होंने पहली मर्तबा इतनी तारीफ आरएसएस चीफ की है। तो इससे कहीं ना कहीं लगता है खासतौर पर जो कांग्रेस है उनको अखर रहा है ये बात है कि गुलाम नबी आजाद जो तारीफ कर रहे हैं आरएसएस चीफ की, कहीं ना कहीं दाल में कुछ काला है। चर्चा करेंगे शेख बशीर जी मेरे साथ बैठे हुए हैं और सरफराज जाहिद सरफराज मलिक एडवोकेट जो आजाद गुट से हैं वो भी हमारे साथ है। मलिक साहब आपका स्वागत है, रिस्पॉन्ड कीजिए। शुक्रिया। आपकी आवाज नहीं आ रही? आवाज आ रही है ना आपको? जी जी आ रही। इंद्रजीत समयाल बीजेपी के फायर ब्रांड स्पोक्स पर्सन। इंद्रजीत जी आपका भी स्वागत है। जी धन्यवाद विनोद जी, धन्यवाद। शुरुआत मैं बशीर साहब से करूंगा। बशीर साहब जी ये बदलाव कैसे आप देखते हैं, इसको कैसे देखते हैं? पहली मर्तबा तारीफ करना आरएसएस चीफ की, देखिए आपने 52 साल के सियासी कैरियर में। देखिए पहली चीज ये है कि गुलाम नबी आजाद साहब एक हाफ सेंचुरी खेल के जी कांग्रेस से बाहर आ गए जी, और कांग्रेस से जब बाहर आ गए तो लोगों के में गए और जम्मू के अंदर उनका स्वागत हुआ जी, डोडा गए, कश्मीर गए जी। अभी उन्होंने अपनी पार्टी लॉन्च नहीं की है कि उस पार्टी की रूपरेखा क्या होगी। राइट। मगर कांग्रेस से बाहर आते वक्त जब उन्होंने 370 के मतलब बात की तो इन्होंने एक कश्मीर के अंदर बयान दे दिया कि कश्मीर के अंदर जो कुछ लोग हैं वो लोगों को बेवकूफ बना रहे हैं जी। 370 वापस नहीं होगा, 35 से वापस नहीं होगा, पार्लियामेंट के जरिए नहीं होगा दूसरे। तो बहरहाल उसका मैं ये समझता हूँ कि गुलाम नबी आजाद साहब एक नई इनिंग खेलने जा रहे हैं जी। अब उस नई इनिंग में जो कांग्रेस के अंदर जब थे वो जो चीजें उन्होंने उस वक्त कही हैं अब यानी आपको भी अखर रहा है इस तरह लग रहा है एक चेंज लग रही है जी। या तो वो 50 साल पहले गलत थे जी, या आज ठीक है जी, या आज गलत है तो पहले ठीक थे जी। ये दोनों चीजें हैं। ऐसा लग रहा है। लेकिन मैं आपको ये चीज बताऊं कि जहां तक मोहन भागवत जी ने जो कहा है जी कि सब मस्जिदें नहीं गिराई जाएंगी बल्कि ज्ञानवापी और वो जो दूसरी चीज है दूसरी मस्जिदें हैं जी, तो सवाल ये नहीं है 2014 के बाद जब से बीजेपी का कार्यकाल शुरू हुआ है 8 साल हो गए हैं तो मस्जिदों के ऊपर मंदिरों के ऊपर विवाद खड़ा होने लगा है और पूरे इंडिया के अंदर कहीं ना कहीं इस तरह की चीजें तो होनी चाहिए नहीं जी। हम 2022 की सदी में जा रहे हैं। बहुत से लोग इस रंगमंच में अपना किरदार अदा करके चले गए और हम भी जो लोग हैं जो व्यूअर्स हमको सुनते हैं जी। मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ कि जो कुछ हम कहते हैं वो व्यूअर्स जज हैं कि वो क्या सही है कि गलत है जी। जम्मू कश्मीर हो, हिंदुस्तान का कोई कोना हो, हर एक धर्म को अपने मुताबिक कानून के मुताबिक कानून ने इजाजत दी है कि वो जिए अपना आप जिए। किस धर्म के साथ तल्लक रखते हैं, वो कैसी जिंदगी जीना चाहते हैं, उनकी पूरी आजादी है। लेकिन ये जो चीज सामने आई है मोहन भागवत को आप डिस्कस कर रहे हैं आजाद साहब जी। अब मोहन भागवत जी को कैसे याद आ गई उनको आज के मोहन भागवत जी को डिस्कस करने लगे। आरएसएस की जो रूपरेखा है, आरएसएस की जो आइडियोलॉजी है सारी दुनिया को मालूम है। इसमें कोई आरएसएस की मदद वो कैसे कर सकते हैं कैसे नहीं कर सकते उसकी मैं बहस में नहीं जाऊंगा।
जी। लेकिन हम ये समझते हैं कि इस वक्त सियासत को धर्म के साथ मत जोड़ो। जी, सवाल से इनका कहना है कि 2014 के बाद से ही ये मंदिर मस्जिद का झगड़े ज्यादा हुए हैं। देखिए विनोद जी, पहले तो आज जिस पॉइंट पे आप डिस्कशन कर रहे हैं मैं उसी पे शुरू होता हूं और बाद में आप ही के इस मुद्दे पे भी आता हूं कि 2014 के बाद जो मंदिर मस्जिद के ये कह रहे हैं कि झगड़े ज्यादा हुए हैं। विनोद जी, पहले मैं इन्हीं की बात का जवाब देता हूं। देखिए, मैं ये कहना चाहता हूं कि ये तथ्यों को खंगाल ले, आंकड़ों को खंगाल लें और अच्छी तरह से जांच कर लें कि मंदिर मस्जिद हिंदू मुसलमान के झगड़े हमारे कार्यकाल में हुए या इससे पूर्ववर्ती कांग्रेस की सरकारों के कार्यकाल में हुए। हमारी सरकारें इससे पहले 90 के दशक में 1999 में अटल बिहारी वाजपेयी जी ने इस देश का नेतृत्व किया और 2014 से लेकर अब 2022 तक लगभग 8 वर्ष श्री नरेंद्र मोदी सरकार का नेतृत्व कर रहे हैं। और ये एक पहली ऐसी सरकार है, दोनों सरकारें, कि जिन सरकारों में किसी भी प्रदेश में कोई दंगा नहीं हुआ, कोई भी ऐसी बात नहीं हुई कि जिसमें हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस के भाईचारे को ठेस लगे। और यहां तक ये बात कह रहे हैं मस्जिदों को, आप बताइए हमारे किस नेता ने कहा कि मस्जिदें, देखिए मस्जिद में जाना एक मुस्लिम धर्म का उनका अपना अधिकार है, वो इबादत करना अपना अधिकार है। हमारा कानून, हमारा संविधान इस बात की आज्ञा देता है। किसी भी प्रकार की रोक टोक तो ये तो हो ही नहीं सकती ना। तो ये, अगर दूसरी बात इन्होंने कहा कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, मैं ये कहना चाहता हूं कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को जानने से पहले राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ कहता क्या है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ विनोद जी विशुद्ध रूप से एक सांस्कृतिक संगठन है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ वही संगठन है जो हमारे राष्ट्रगान में आता है, कश्मीर, सिंध, गुजरात। ये देखिए सिंध कहां पे है, पाकिस्तान में है, लेकिन हम उसकी रचना करते हैं कि भारत संपूर्ण एक देश है, एक अखंड भारत है। और उस अखंड भारत में पाकिस्तान भी आता है, बांग्लादेश भी आता है, बर्मा भी आता है, चाइना भी आता है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ उस प्रकार की रचना करता है और हमें यह गर्व है कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ हमारा मातृ संगठन है। राष्ट्रीय स्वयं, आज हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वो भी प्रचारक रहे हैं संघ के। अटल बिहारी वाजपेयी भी, हमारे कितने प्रधानमंत्री वहां से निकले हैं, कितने मुख्यमंत्री वहां से निकले हैं। लेकिन किसी भी प्रकार का जो आपस में वैमनस्य, किसी भाईचारे को ठेस पहुंचाना, ये तो ना तो भारतीय जनता पार्टी का मौकिफ है, ना हमारी पार्टी इस पे यकीन करती है। मेरा इस पे ये कहना। और यहां तक गुलाम नबी जी 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 शेख बशीर साहब नेशनल कॉन्फ्रेंस से ताल्लुक रखते हैं, तो पलायन जब कश्मीरी पंडितों का हुआ तो इन्हीं के कार्यकाल में हुआ था। देखिए, मैं उसी पे भी बात करूंगा। देखिए, जहां तक कश्मीर के पंडितों का आपने पलायन कहा, तो मैं इतिहास में जाना चाहूंगा विनोद जी। याद कर कीजिए 90 के दशक में जब वो 19 जनवरी की रात थी, मैं तो पूरे तथ्यों से बात करता हूं, मैं कभी फैक्ट्स एंड फिगर के बिना बात ही नहीं करता। जब 19 जनवरी को वो जो काली रात थी, और याद कर लीजिए विश्वनाथ प्रताप सिंह उस समय इस प्रदेश देश के मुख्यमंत्री थे। और हम ये मानते हैं कि उस समय विश्वनाथ प्रताप सिंह एक बोफोर्स के एक एजेंडे को लेके आए थे। पूरे देश में उन्होंने एक आंदोलन खड़ा किया था और उस सरकार को भारतीय जनता पार्टी, जो कम्युनिस्ट लेफ्ट पार्टी थे, उन्होंने सबने सपोर्ट किया था और वो प्रधानमंत्री बने थे। और ये भी याद रखिए विश्वनाथ प्रताप सिंह ने 15 दिसंबर के बाद ओथ ली थी प्रधानमंत्री की, क्योंकि जनता दल में चंद्रशेखर को लेकर उनके आपस में ही लड़ाई झगड़ा शुरू हो गया था। आप चाहे तथ्यों को निकाल लीजिए। और 10-15 दिनों के बीच में और हम पे यह आरोप लगाया जाता है कि देखिए आपकी हमारी तो सरकार ही नहीं थी। विश्वनाथ प्रताप सिंह इस देश के प्रधानमंत्री थे, मुफ्ती मोहम्मद सैयद गृह मंत्री थे, और ये वो सरकार थी। और यह प्रदेश में तो फारूक अब्दुल्ला की सरकार थी, इन्हीं की सरकार थी, इन्हीं की सरकार वहां से वो भाग के चले गए थे। इन्हीं की सरकार ने अध्यादेश दिया था कि जितने भी पुलिस के ऑफिसर्स हैं वो गांव को छोड़ के शहर में ड्यूटी करे। याद कीजिए 16 जनवरी को एक अध्यादेश फारूक अब्दुल्ला ने भी दिया था। तो मैं अगर उस पर डिस्कशन करेंगे तो एक लंबी डिस्कशन हो जाएगी। बहरहाल अगर आज इस मुद्दे में बात करें, वरना तो मैं पूरी बात नेशनल कॉन्फ्रेंस को उनका आईना दिखा दूंगा कि किसकी सरकार थी, किसने जेनोसाइड किया। तो ये मेरा ये कहना है कि अपने इतिहास को झांक ले, फिर किसी पे आरोप लगाए। जैसा आपको मेरी आवाज आ रही है? हाँ, आ रही है। जैसा आ रही है। सवाल ये उठता है कि अगर गुलाम नबी आजाद आरएसएस चीफ की तारीफ करेंगे तो उंगलियां जरूर उठेंगी। विनोद जी, मैं आपसे एक बात कहूं कि हिंदुस्तान की जो संगे बुनियाद है वो सेक्युलरिज्म है, और पूरी दुनिया में अगर हिंदुस्तान की जो पहचान है वो उसके सेक्युलरिज्म पे है। तो सेक्युलरिज्म एक ऐसी जिसकी जो दुनिया में पहचान रखता है हिंदुस्तान अपने इस वजूद की वजह से। तो मानना है कि अगर
आजाद साहब ने ये बात जो आजाद साहब ने कही है, आजाद साहब सेक्युलरिज्म के सबसे बड़े इस वक्त आइकॉन जो निकल के सामने आए हैं। आजाद साहब सेक्युलरिज्म की बुनियाद को सामने लेकर आए हैं और इस चीज से हम नहीं बल्कि सारे वाकिफ हैं हम लोग कि आजाद साहब के अलावा और कोई भी आदमी जो है सेक्युलरिज्म को आगे लेकर नहीं चल सकता है। और सेक्युलरिज्म जो है इसमें जो आजाद साहब ने, अगर कोई भी बयान ऐसा आया है जिसको अभी तक ना मैंने सुना है ना मैंने पढ़ा है, लेकिन जिस हद तक आप बात कर रहे हैं विद रिगार्ड टू मोहन भागवत साहब, तो उसमें एक स्पेसिफिक एक बात जून के महीने में लगभग 1 जून को या 2 जून को ये स्टेटमेंट उनका जारी हुआ है, जिसमें उन्होंने कहा है जब ज्ञानवापी मस्जिद का एक इशू शुरू हुआ कि वहां पे शिवलिंग पाया गया है, तो उस वक्त मोहन भागवत साहब ने एक बात सामने समझी, एक बात जो समझी। विनोद जी, आप सुन रहे हैं मेरी बात को? जी 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 बिल्कुल, आपकी आवाज आ रही है। अच्छा, जो बात मोहन भागवत साहब ने समझी और कही, वो उन्होंने इस प्रेटेक्स्ट में कही क्योंकि वो भी कहीं ना कहीं इस बात को समझ चुके हैं कि जो आरएसएस का एजेंडा है, जिस पॉलिसीज को वो लोग लेके चल रहे हैं, वो हिंदुस्तान के अंदर काबिल कबूल नहीं है और ना ही दुनिया उसको तस्लीम करती है। तो मोहन भागवत जी ने जो बात कही कि भाई आप हर मस्जिद के नीचे शिवलिंग तलाश करने की कोशिश मत करो, इससे भाईचारा खराब होता है, बल्कि उन्होंने एक सजेस्टिव बात ये भी कही कि इससे बेहतर है कि आप इसको एक डिस्प्यूट बनाने के बजाय आप इस दोनों कम्युनिटीज के बैठा के और एक मसालत तरीके से एक कंसेंसस के साथ, म्यूचुअल कंसेंट के साथ किसी चीज के ऊपर आप लाओ, क्योंकि वो भी कहीं ना कहीं इस बात को समझ चुके हुए हैं कि भाई हिंदुस्तान के अंदर सेक्युलरिज्म वाहिद एक ऐसा एजेंडा है जिसको लेकर हम आगे चल सकते हैं। और आजाद साहब ने इस प्रिटेक्स्ट में कहा क्योंकि आजाद साहब इस वक्त सेक्युलरिज्म, अगर हिंदुस्तान के अंदर सेक्युलरिज्म का सबसे बड़ा झंडा अगर किसी ने पकड़ के रखा हुआ है वो गुलाम नबी आजाद साहब है। और अगर उस प्रिटेक्स्ट में गुलाम नबी आजाद साहब ने मोहन भागवत साहब की इस बात को कहा है, तो मुझे लगता नहीं कि इसमें कोई बुरी बात है, बल्कि ये खुश आइन। बशीर साहब से इसका जवाब ले लेते हैं। बशीर साहब, जो जाहिद साहब ने कहा है कि आरएसएस चीफ ने कहा है कि हर मस्जिद के नीचे शिवलिंग ढूंढने की तलाश ना करें, तो बेहतर नहीं है ये? आप क्यों इसका विरोध करते हैं? राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का आप इतना विरोध क्यों करते हैं? अगर मोहन भागवत जी इस बात से इत्तेफाक करते हैं जी कि सेकुलरिज्म जो है वो आइन के तहत जो उसने जो तहफ्फुज़ात दिए हैं, तो वो खुल के सामने आ जाए कि सेकुलरिज्म के तहत जियो जी। वो सिर्फ कुछ मस्जिदों की बात क्यों करते हैं कि ये क्यों इस तरफ क्यों सिलेक्टिव क्यों है? अगर वाकई ही आजाद साहब मोहन भागवत जी को समझते हैं कि उन्होंने बहुत अच्छी बात की, मैं भी समझता हूं कि अच्छी बात है, मगर सवाल यह है कि सेकुलरिज्म को अगर मोहन भागवत जी मानते हैं तो खुल के सामने आ जाए और लोगों को कहें कि ये गलत है, तब मैं मानूं। लेकिन वो सिलेक्टिव जब बात करते हैं कि 2 मस्जिदों के ऊपर तनाज़ा चलता रहे, बाकी में कुछ नहीं करो, लेकिन सवाल यह है कि नीचे जो कार्डर है वो कहीं ना कहीं हर जगह प्रॉब्लम खड़ी कर रहा है। तो वहां मोहन भागवत जी कहे ना उनको, वो ठीक कहा उन्होंने कि सब जगह शिवलिंग नहीं ढूंढो, मैं इस चीज तरफ नहीं जाऊंगा। मैंने आपको कहा कि आइन में सबको इजाजत है अपने हिसाब से जीने की, सेकुलरिज्म के हिसाब से जीने की, हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई। लेकिन ये फिर ये जो झगड़ा किस बात का है? लेकिन वो आए ना सामने, वो प्रचारक हैं, वो हेड हैं, वो आए और एक नेशन को एड्रेस करें कि मस्जिद और मंदिर के चक्कर में नहीं पड़ो, सेकुलरिज्म के हिसाब से जियो, तो मैं समझूंगा कि बहुत अच्छी बात है। इंद्रजीत जी, आपसे सवाल ये उठता है, इनका ये कहना है कि कॉमनल है, सेकुलर बन के आए, सेकुलरिज्म नहीं ना, क्रेडेंशियल लेकर के आप आए और अरेस्ट करें, नेशन को एड्रेस करें। जी देखिए विनोद जी, मैं पहले तो एक चीज बड़ी साफ कर दूं कि मैं आपके इस डिस्कशन में भारतीय जनता पार्टी के स्पोक्स पर्सन के नाते बैठा हुआ हूं। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का मैं कोई ऑफिशियली प्रवक्ता नहीं हूं, उनका एक अपना संगठन है। हम ये कहते हैं कि हम राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ हमारा मातृ संगठन है। हमारे कई नेता वहां से निकले हैं, देश की सेवा की है, अपना सर्व बलिदान किया है। दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूं कि जो हमारे भाई साहब शेख साहब कह रहे हैं, मैं बड़ी इज्जत और इत्तेफाक से नहीं कहता हूं कि देखिए सेक्युलरिज्म और एक सूडो सेक्युलरिज्म, एक धर्मनिरपेक्षता, एक छद्म धर्मनिरपेक्षता होती है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ
वास्तव में पूरी तरह से एक धर्मनिरपेक्ष संगठन है, लेकिन हम शदम धर्मनिरपेक्षता पे यकीन नहीं करते। जो सेक्युलरिज्म होना चाहिए, सही मायने में सेक्युलरिज्म होना चाहिए, उस सेक्युलरिज्म के ये मायने हैं कि सेक्युलरिज्म के नाम में किसी भी बना, चाहे वो माइनॉरिटी है, मेजॉरिटी है, उसका दमन नहीं होना चाहिए, उसका दबाया नहीं जाना चाहिए, उसे भी उसके जो पूरे हक है, हकूक मिले जाने चाहिए। और यहां तक आपने आजाद साहब की बात की है, देखिए आजाद साहब का ये स्टेटमेंट अभी मैंने भी नहीं सुना है, जैसे कि आपने इस डिस्कशन में कहा कि उन्होंने क्या कहा है, वास्तव में क्या नहीं कहा है, जब मैं उस स्टेटमेंट को सुनूंगा। लेकिन जो आपने कहा, क्योंकि आप एक बड़े वरिष्ठ पत्रकार है, अगर आज आप ये डिबेट कर रहे हैं तो बड़े, मैं कहता हूं कि बड़े हिस्टोरिक फैक्ट्स एंड फिगर के साथ ही कर रहे हैं। दूसरा मैं ये कहना चाहता हूं कि अपने पैनलिस्ट को ये कहना चाहता हूं कि देखिए, अगर गुलाम नबी आजाद साहब ने उनका एक लंबा, देखिए वो उनका एक लंबा राजनीतिक कैरियर है। हाँ, हमारे वो राजनीतिक विरोधी है, इसमें कोई दो राय नहीं, लेकिन हम अभी ये नहीं डिनाई करते कि वो एक टॉलेस्ट फिगर है जम्मू कश्मीर की। हाँ, मेरा देखिए ये मेरे निजी विचार है, मैं उन्हें जम्मू कश्मीर का मास बेस लीडर मैं उन्हें कभी नहीं मानता, क्योंकि यदि आप उनका शुरुआती दौर का विनोद जी करियर भी एनालाइज करें, 1977 में उन्होंने पहला चुनाव यहां बलेसर से अपने लड़ा था और उनकी जमानत जब्त हुई थी। उसके बाद वो महाराष्ट्र में वाशिम से गए, फिर वो कर्नाटका से जीत के आए। ठीक है, उन्होंने एक पावर पॉलिटिक्स किया, गांधी परिवार के वो करीब थे, उन्हें पद नवाजेंगे, वो उनकी अपनी राजनीति, आज वो बाहर आया, मैं उसमें कुछ नहीं कह सकता, क्योंकि हर आदमी की एक सोच विचार होती है। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं, अपने पैनलिस्ट को ये कहना चाहता हूं कि गुलाम नबी आजाद पहले नेता नहीं है जिन्होंने संघ की तारीफ की है। इससे पहले प्रणब मुखर्जी कांग्रेस के वरिष्ठ नेता थे, राष्ट्रपति तक बने, वो आरएसएस के मुख्यालय में गए, मोहन भागवत के साथ खड़े हुए, उन्होंने माना कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ एक विशुद्ध सांस्कृतिक संगठन है जो इसे पूरे देश को एक माला में पिरो के रखना चाहता है और हमें उसका साथ देना चाहिए। उन्होंने ऑन द रिकॉर्ड ये कहा है। और उससे पहले ना भी यदि इतिहास में जाए, जब भारत और चाइना की वॉर हुई थी, जब राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के कार्यकर्ताओं ने दिन रात भारतीय सेना के साथ डटे रहे, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने भी यह माना कि इमरजेंसी, जब उन्होंने नाथुराम गोडसे की हत्या हुई थी तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ पे प्रतिबंध लगाया, उन्होंने भी माना कि कांग्रेस से यह गलती हुई। और उसके बाद जो 26 जनवरी की ऑफिशियली परेड हुई थी, तो उन्होंने उस समय के आरएसएस चीफ को वहां पे आमंत्रित किया था, एज ए गेस्ट वहां पे बुलाया था। तो इतिहास देखिए, जो नेता जानता, देखिए अंग्रेजी में एक कहावत है कि हाफ नॉलेज इज ऑलवेज डेंजरस। जब आदमी को पता नहीं होता, मैं भी किसी को क्रिटिसाइज कर दूं, लेकिन भैया तब मैंने आपसे कहा ना, यदि आप वो पढ़िए, मुझे 2014 के बाद हमारी सरकार है, बताइए किस प्रदेश में दंगे हुए, किस देश में हिंदू मुस्लिम हुआ, किस देश में मुस्लिम मारे गए। हाँ, ये ज्ञानवापी जो मस्जिद शिवलिंग और उसका मस्जिद का जो चला, ये कोर्ट में मैटर है, सब जुडिशियस है, इसके ऊपर मैं कुछ कहना नहीं चाहता। हाँ, मोहन भागवत जी से जब किसी पत्रकार ने उन्होंने पूछा कि मस्जिद, उन्होंने कहा देखिए ऐसा नहीं करना चाहिए, ये हर मस्जिदों को इस तरीके से नहीं देखना चाहिए कि वहां शिवलिंग है, इससे आपस का भाईचारा बिगड़ेगा। और ये मामला कोर्ट में, अब हमें कोर्ट के निर्णय का फैसला कर रहे हैं। और ये अच्छा स्टेटमेंट है, अच्छा वक्तव्य है, इससे अपना भाईचारा भी बढ़ता है। और यही मेरा कहना कि गुलाम नबी आजाद साहब ने अगर ये बात कही है तो तथ्यों को समझ के ही कही है। जी जी, जाहिद साहब, जब गुलाम नबी आजाद सच बोलते हैं तो पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी, नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस को क्यों तकलीफ होती है? उन्होंने कहा कि 370 और 35 से पार्लियामेंट से मिल सकती है, जब तकलीफ हुई। उन्होंने कहा कि मोहन भागवत ठीक है, उन्होंने जो स्टेटमेंट दिया है कि हर मस्जिद में शिवलिंग को तलाशना नहीं चाहिए, लेकिन इसकी तकलीफ विपक्षी दलों को क्यों होती है? देखिए, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुले हैं इसकी ये गुलस्तान हमारा। विनोद जी, अगर यहाँ पे आप एक स्पेसिफिक एक बात का पहले मैं आपको जवाब दे देता हूं, जो पीडीपी और आपने नेशनल कॉन्फ्रेंस की बात की या कांग्रेस की बात की, गुलाम नबी आजाद साहब, संभ्याल साहब ने अभी आपको कहा कि 1977 में बलेसा के एक पिछड़े हुए गांव से एक शख्स उठा जिसका वालिद कभी पॉलिटिक्स में नहीं था, जिसकी फैमिली बैकग्राउंड कोई पॉलिटिकल फैमिली बैकग्राउंड नहीं है। वो अपने बलबूते पे उठा, अपने बलबूते पे उसने एक संगठन में गया, एक संगठन को मजबूत किया और उस संगठन को इस हद तक मजबूत किया कि 1977 के उस इलेक्शन के बाद 1980 में पावर में लाया। और रियासत जम्मू कश्मीर में उस संगठन को लेके जब वो वापस आए यहाँ 2000 में, तो 2002 में हुकूमत बनाई, पावर में आए। 2000 उसके बाद फिर दोबारा इलेक्शन लड़वाया और फिर कांग्रेस को पावर में लाया। गुलाम नबी आजाद उस शख्स का नाम है जो हमेशा सेकुलरिज्म की बात करता है। गुलाम नबी आजाद साहब ने आरएसएस की कोई तारीफ नहीं की है। उनने स्पेसिफिकली एक बात पे कहा है कि अगर मोहन भागवत साहब ने ये स्टेटमेंट दी है कि हर मस्जिद के आप अंदर शिवलिंग ढूंढने की कोशिश मत करो, ये वेलकम स्टेटमेंट है। और ये बात दुरुस्त है कि अगर एक संगठन ऐसा कि जिनकी विचारधारा बिल्कुल सेकुलरिज्म और आइन के मुखालिफ है
और अगर वो कोई सेकुलर बात करते हैं तो वो समझ चुके हैं कि हिंदुस्तान के अंदर अब पॉसिबल नहीं है कि हम कम्युनल एजेंडा और वन एजेंडा लेकर चले। यहाँ पे आइन के मुताबिक, और आइन सबसे बड़ा सुप्रीम हमारा आइन है, और सेकुलरिज्म जो है वो हमारे प्रियम्बल का हिस्सा है, हमारा बेसिक स्ट्रक्चर है। इसको आप ना चेंज कर सकते हो ना पॉसिबल है। और दूसरी बात ये रही कि आज पीडीपी या नेशनल कॉन्फ्रेंस जो है या कांग्रेस जो है ये क्यों मुखालफत कर रहे हैं, ये वही जाने। और दूसरी बात ये रही कि गुलाम नबी आजाद साहब ने अभी कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं अनाउंस की हुई है, ना किसी पॉलिटिकल पार्टी का कोई, ये वाहिद हिंदुस्तान में एक ऐसा लीडर है जो बजाते खुद बाहर निकला और उसने कहा कि मैं आ रहा हूं। और आपने जो जम्मू कश्मीर के अंदर जो आपने जन सैलाब देखा, हर खित्ते का, हर जगह के, जो हर डिस्ट्रिक्ट, हर कोने से जो जम्मू कश्मीर से लोग आए, ये किसी पॉलिटिकल पार्टी के पीछे नहीं आए हैं, ये गुलाम नबी आजाद साहब के पीछे पार्टी पीछे है। आपके जन सलाब की स्टेटमेंट को लेकर के बशीर साहब खिल्ली उड़ा रहे हैं, हंस रहे हैं। नहीं, वो बशीर साहब को एक बात मैं बताऊंगा, अभी तो ये ट्रेलर है, पिक्चर तो बाकी है, अभी तो पार्टी अनाउंस होनी है। अलबत्ता ये है कि हर वो शख्स जो सेकुलरिज्म की बुनियाद पे बात करेगा और जो सेकुलरिज्म को मजबूत करने की बात करेगा, अगर उसकी एक भी बात जो है सेकुलरिज्म को मजबूत करने के लिए होगी, हम वेलकम करेंगे। अदरवाइज हम आरएसएस को सिरे से निकालते हैं। सिवाय मोहन भागवत साहब की वो स्टेटमेंट, उसको अगर आजाद साहब ने किसी जगह पे वेलकम किया है तो वो मैं भी वेलकम करता हूं, बल्कि हिंदुस्तान का हर नागरिक, हर मुसलमान, हर हिंदू, हर सिख और हर ईसाई ये करता है कि आप मजहबी विवादों में मत पड़े, हिंदुस्तान को मजबूत करने की कोशिश करें। और मजहबी विवादों से हिंदुस्तान मजबूत नहीं होगा, बल्कि हिंदुस्तान कमजोर होगा। और कोई भी हिंदुस्तान का नागरिक ये नहीं चाहता है कि हिंदुस्तान कमजोर हो, बल्कि हम सब चाहते हैं कि हिंदुस्तान मजबूत हो। और इन सब चीजों को सियासी अपने अखाड़े में इसको अलग तरीके से तोड़ मोड़ के पेश करने के लिए मैं सब पॉलिटिकल पार्टी को कहूंगा, इस वक्त आप अपनी सियासत रखो, ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन वो चीजें जो हिंदुस्तान को मजबूत करने के लिए काम आ सकती हैं, उनको कभी भी निकारना नहीं चाहिए, वो गलत है। बशीर साहब, आप क्या कहेंगे? जनसैलाब कहा, जनसैलाब हमने जम्मू में भी देखा। बात यह है कि जनसैलाब की जो बात आपने की, किस चीज को खड़ा कर रहे हैं जी। मगर पहली चीज मैं आपको बताऊंगा कि उसके जो तेवर दिख रहे हैं कि वो कहीं ना कहीं बीजेपी के करीब जाने वाले हैं। उनके बयानात ऐसे लग रहे हैं, जो पार्लियामेंट में उन्होंने तकरीर की थी वो उससे उलट जा रहे हैं जी। और दूसरी बात मैं आपको कहना चाहता हूं मलिक साहब, कि मैंने आपको कहा कि या तो आजाद साहब 50 साल ठीक थे या आज गलत है जी। दो चीजों में से एक चीज है, जहां उन्होंने सारी उम्र गुजारी और लास्ट के ऊपर दूसरी शादी की, अब पता लगेगा उस दूसरी शादी में क्या होना है और किसकी लाइन वो टो करते हैं। हम भी इसका इंतजार कर रहे हैं कि वो फैसला करें कि कौन सी पार्टी लॉन्च करेंगे, उसका रूपरेखा क्या होगी, उसका आइन क्या होगा, उसका मैनिफेस्टो क्या होगा, उसका इंतजार हम भी कर रहे हैं। लेकिन मैंने आपको कहा कि हम भी वेलकम करते हैं मोहन भागवत जी ने जो बयान दिया है, लेकिन इट शुड नॉट बी सिलेक्टिव। ये सिलेक्टिव नहीं होना चाहिए कि वो कहे कि अच्छा जी 2 मस्जिदों के बाहर जो है वो शिवलिंग नहीं ढूंढा, 2 मस्जिदों का गिराओ। आपने ठीक कहा कि किस कॉन्टेक्स्ट में उन्होंने कहा, जब ये उसमें कोर्ट में सब जुडिस है, या तो कोर्ट में सब जुडिस है तो बात ही मत करो जी। अगर बात की है तो फिर इसका इस तरह सिलेक्टिव क्यों है? तो मैंने इसीलिए आपको कहा कि अगर वाकई ही मोहन भागवत जी और जो समेयाल साहब हैं, कि अगर वाकई ही मोहन भागवत जी आज समझते हैं कि हिंदुस्तान सेकुलरिज्म से मजबूत होगा, तो उसको बाज़ाब्ता नेशन को एड्रेस करना चाहिए कि भाई सेकुलरिज्म की वजह से, और मैं आपको कहता हूं कि सेकुलरिज्म की वजह से आज हिंदुस्तान दुनिया के अंदर माना जा रहा है। और लेकिन जो राजनीति इन्होंने शुरू की है उसमें मुझे डर लग रहा है कि कहीं हम दूर ना चले जाएं। यह मैं आपको बताऊं, लोगों के अंदर वहम और डर पैदा हुआ है। आप इस डर को खत्म करने के लिए, आजाद साहब ने कहा 370 खत्म, वापस नहीं आएगा। हम कब कहते हैं? हम भी कहते हैं कि 370 के लिए, लेकिन इसका मतलब नहीं ना है कि हम ये एजेंडा छोड़ दें। 370 35A जम्मू कश्मीर लोगों की लाइफ लाइन है।
वो थी। आप जिन्होंने खत्म किया है वो लोगों को बताएं कि उन्होंने खत्म क्यों किया। अच्छा चलो वो ठीक था, तो ये क्यों यूटी के ऊपर क्यों नहीं बात करते हैं? वो कहते हैं हाँ जी मैं स्टेटहुड लाऊंगा। स्टेटहुड लाने में कौन सा कमाल है? स्टेटहुड तो होम मिनिस्टर ने भी कहा जब ये तकरीर कर रहे थे वहां। लेकिन सवाल ये है कि जम्मू कश्मीर के अंदर जब आजाद साहब कहते हैं कि यहाँ की लैंड, यहाँ की नौकरियां, यहाँ का जो कारोबार है वो स्टेट के लोगों के लिए महफूज रहेगा, तो फिर रूपरेखा तो हमने देखना है कि स्टेट उसका एजेंडा क्या होगा। फिर देखेंगे कि उस वक्त बीजेपी क्या कहती है या आरएसएस क्या कहती है। इंद्रजीत जी आपसे सवाल है, इन्होंने नेशनल में यही कहा है कि जब से भारतीय जनता पार्टी की अगुवाई वाली एनडीए सरकार आई है, देखिए का पैमाना बढ़ा है। देखिए विनोद जी, मैंने इनसे पहले भी ये कहा शेख साहब से कि या तो आप तथ्यों के आधार पर बात कीजिए, जमा जमानी खर्च करना। इन्होंने पहले तो मैं आजाद साहब के बेशक अभी उन्होंने पार्टी तो नहीं घोषित की है, जो उनकी तरफ से इस डिबेट में बैठे हैं इमाम साहब, मैं उनका नाम बोल रहा हूं, उन्होंने ये कहा कि देखिए ये इनकी पसंद नापसंद हो सकती है कि वो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की विचारधारा को माने या ना माने, लेकिन मुझे उनकी एक बात से ऑब्जेक्शन है। मैंने तभी उस समय अपनी फिंगर रेज की थी। उन्होंने कहा देखिए ये देश और हमारे आइन के लिए खतरा। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से पहले, टिप्पणी करने से पहले, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की जो परिकल्पना है, जो संगठन की रूपरेखा है, जो उसकी आइडियोलॉजी है, उसे सही मायने में आप समझिए, पढ़ लीजिए। ये वही राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ है साहब। हम तो यहाँ अपने कमरों में बैठ के डिस्कशन कर रहे हैं, इनके हजारों कार्यकर्ता विनोद जी आज भी दूर पहाड़ी जंगलों में वनवासी लोगों के लिए काम कर रहे हैं। दूर ऐसे सुदूर क्षेत्रों में यहाँ शिक्षा से वंचित लोग हैं, उन्हें शिक्षा दी जा रही है। दूर ऐसे लोगों में वहां पे ऐसे रोगाले चलाए जा रहे हैं, जो लोग जिनको इलाज की व्यवस्था नहीं होती, उनके लिए वहां पे हॉस्पिटल्स की व्यवस्था की जा रही है, शिक्षा की व्यवस्था की जा रही है। और राज तक कभी भी किसी राष्ट्रीय स्वयंसेवक के प्रचारक ने कभी भी ऐसी कोई बात नहीं किया कि जिसमें समाज में आपसी वैमनस्य फैले। जबकि केरला में देखिए, अब यहाँ पे भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का मार्क्सिस्ट की सरकार है, हमारे हजारों कार्यकर्ता वहां मार दिए गए। ऑफिशियली बता रहा हूं, मुझे ये नकार है अगर मैं गलत कह रहा हूं। तो इस प्रकार ये कहना कि इस प्रकार वो ये माने या ना माने, ये इनकी इंडिविजुअल सोच हो सकती है, मैं उसमें नहीं कह सकता। लेकिन राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ विशुद्ध रूप से एक सांस्कृतिक संगठन है जो इस देश जी और इंद्रजीत जी आपको रोकूंगा। जी ये विपक्ष और कांग्रेस के लोग, एनसी के लोग कहते हैं कि स्वतंत्रता संग्राम में राष्ट्रीय स्वयंसेवक की भूमिका जो है वो संदिग्ध थी, ऐसा आरोप। देखिए विनोद जी, ये बिल्कुल कांग्रेस के पास चूंकि कहने को कुछ है नहीं है, तो वो बातों को पहले तो वो बात करेंगे या के वीर सावरकर पे कटाक्ष करेंगे। मैं उसी बात पे आता हूं। वो कहते हैं कि देखिए जी वीर सावरकर, और उसी सावरकर पे बात करेंगे जिन्हें एक नहीं एक ही लाइफ में दो उम्र कैदे उन्हें दी गई। फिर ये कहते हैं देखिए राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के असंख्य कार्यकर्ताओं ने, महात्मा गांधी ने जब असहयोग आंदोलन छेड़ा था उसमें हिस्सा लिया था, और उसके बाद जितने भी आंदोलन हुए गायब गाए उसमें सब में हिस्सा लिया। हाँ 1925 में डॉक्टर कृष्णराव हेडगेवर ने उन्होंने एक अलग अपना संगठन बनाया, और उस समय जो राष्ट्रीय सेवक संघ थी उसकी विधिवत रूप से स्थापना की, और उन्होंने उस संगठन को एक पूरा, क्योंकि उस समय उन्होंने देख लिया था पंडित जवाहरलाल नेहरू कुछ इस प्रकार की कुछ नीतियों के साथ चल रहे थे जिस प्रकार उन्होंने सुभाष चंद्र बोस के साथ किया, और आने वाले उनके जो कितने भी सहयोगी थे, क्योंकि महात्मा गांधी और पंडित जवाहरलाल नेहरू, आप यदि इतिहास को भी देखें तो इन दोनों में आपस में एक ऐसा प्रेम प्यार था जिसमें कई जो देशभक्त थे उनको एक तरीके से साइडलाइन किया जा रहा था। आपको याद रखिए वही सुभाष चंद्र बोस थे, ये कांग्रेस का चुनाव जीत के आए थे, लेकिन पंडित महात्मा गांधी ने कहा था कि नहीं आचार्य कृपलानी की हार मेरी अपनी हार है, तो सुभाष चंद्र बोस ने उस समय कांग्रेस से इस्तीफा दिया, तो उन्होंने अपना एक संगठन बनाया। और इस तरह के ये आरोप टोटल मैं समझता हूं कि बेबुनियाद आरोप है। और जो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के कार्यकर्ता थे, चाहे वीर सावरकर थे, उन्होंने जेलों में एक नहीं दो उम्र कैदे काटी है, और पंडित जवाहरलाल नेहरू ने महज 10 वर्ष जेल में काटे हैं विनोद जी। और उन 10 वर्षों में उन्होंने डिस्कवरी ऑफ इंडिया किताब जेल से लिखी है, और उसी उन्हीं आप रिकॉर्ड देख लीजिए। और पंडित जवाहरलाल नेहरू जब जेल में थे 3 अपने स्पेशल सेक्रेटरी लेके, सचिव लेके वो जेल में बैठते थे, उन्हें नोट्स लिखाते थे, वहीं से लेटर लिखे जाते थे श्रीमती इंदिरा गांधी को। आपने भी बचपन में पढ़े होंगे, माई लेटर्स टू माई डॉटर। तो इस प्रकार की जो पूरी तरह से
सुसज्जित, जिसमें आपको हर तरह की व्यवस्था। बाकी दूसरी तरफ वीर सावरकर और असंख्य लोग जो कोल्लू पीसा करते थे, आज भी अंडमान निकोबार की जेल में जाइए, वहां पे लोग जाते हैं और उस जेल का दर्शन करके अपने जीवन को सफल बनाते हैं। बताइए पंडित जवाहरलाल नेहरू की कोई एक जेल का नाम बताइए, यहाँ पे लोग जाते हैं। कहां पे जाते हैं? इलाहाबाद, मोती नगर वो देखने जाते हैं, यहाँ पे उनका महल है। तो ये एक बड़ा अंतर है जो आज की पीढ़ी को समझना पड़ेगा। और यहां तक इन्होंने बात की 2000, मैं तभी तो इनसे कह रहा हूं कि अब देखिए इस देश में सबसे ज्यादा दंगे कब हुए? जब कांग्रेस की सरकार थी, पीवी नरसिम्हा राव की सरकार थी। उससे पहले जो पूर्ववर्ती सरकारें थी उनकी, बताइए अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में, बताइए नरेंद्र मोदी साहब की सरकार में कोई एक भी दंगा हुआ हो, किसी एक से भी कोई भेदभाव हुआ हो? तो बस कहना है, कहने को कहना, क्योंकि एजेंडा कुछ बचा नहीं है, हाथ कुछ है नहीं है। 370-35 है भाई, 370-35 का आप कहते हैं कितना कितना हमें, आप बताइए 370-35 की एवरेज में। विनोद जी, आप भी एक वरिष्ठ पत्रकार है, कितना यहाँ पे गोलमाल हुआ है जम्मू कश्मीर में? कितनी फंड्स की मिसमैनेजमेंट हुई है? कितने पैसों का यहाँ पे हुआ है? कितने भाई भतीजाबाद से नौकरियां दी गई हैं? बताइए, उस पर बात नहीं करेंगे? मुझे बताइए ना, बताइए कहां पे है? आज इन्हीं के नेता हैं डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला, उमर अब्दुल्ला, विदेशों में इनके बंगले हैं, दुबई में इनके बंगले हैं। मुझे बताइए, शेख मोहम्मद अब्दुल्ला एक टीचर थे, इनकी कौन सी फैक्ट्री इंडस्ट्री चल रही है? कहां का पैसा था? इसी प्रदेश का पैसा था। आज इन्हीं के पार्टी के नेता डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला क्रिकेट स्कैम में फंसे हुए हैं, जमानत पे बाहर है। तो बात हमसे करते हैं कि 370-35, क्योंकि अब सरकार एक राष्ट्रवादी नेताओं के हाथ में सरकार है। ठीक कहा है गुलाम नबी आजाद ने, वो समझते हैं कि 370-35 से कभी वापस नहीं आएगा। मैंने पहले भी कहा था ना कि वो किशोर कुमार का गीत है कि कोई लौटा दे मेरे बीते हुए दिन, वो कभी वापस नहीं आने वाले। विनोद जी, आपकी आवाज नहीं मुझे आ रही। आपकी आवाज विनोद जी नहीं आ रही है। आवाज नहीं आ रही है विनोद जी आपकी। आपकी आवाज नहीं आ रही है, माइक ऑन कीजिए विनोद जी, आपकी आवाज नहीं आ रही है। आवाज नहीं आ रही है विनोद जी। आपका माइक तो नहीं ऑफ हो गया कहीं? नहीं आ रही है, नहीं आ रही है, आपकी आवाज बंद हो गई है। ना, आवाज नहीं आ रही है, आवाज नहीं आ रही है।